हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं MEG 2 का आपका पेपर जो 24 में आया था कि क्या क्या की पॉइंट रहने वाले, क्या क्या नहीं रहने वाले हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने नहीं किया था क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका RTC रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है जहाँ पे सिर्फ आप अपनी मदद कर सकते हो, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है वही चीज़ें हैं कि आपको कितनी चीज़ें याद रहती हैं। जैसे टू डाई और टू स्लीप टू परचांस टू ड्रीम। अब ये जो लाइन है इसको आप कनेक्ट कर सकते हो हैमलेट की वो वाली लाइन, टू बी और नॉट टू बी, है ना। वो वाली जो लाइन है ना वही उसी लाइन के आगे की फर्दर प्रोसीडिंग है ये वाली लाइन, तो ये उसी का फर्दर आप देखो कि वो हो रखी है। ठीक है, ऐसे ही इसमें दो तीन जो ये फर्स्ट लाइन है ये वाली आपकी उससे ले रखी है, अल्केमिस्ट से ले रखी है। तो ये आपको गूगल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से ली है और क्यों ले रखी है। ये भी आपकी अल्केमिस्ट से आई गेस। और ये वाली जो आपका जो सी है ये आपकी उससे है, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पे वो बोलते हैं कि उसने अपने फादर को हिट किया था, है ना। ये वाला देखो, आप हल्का फुल्का देखोगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ठीक है, आप पता कर पाओगे कि ठीक है ये वाली जो लाइन है ये उस वाले प्ले से, ड्रामा से ले रखी है। और अगर हम देखें तो ये आपकी पेगमेलियन से ही है, तो ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, आपको पता चल रहा है। तो जितनी भी ऐसी मतलब होती है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे भी आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे छोड़ने के, तो आप छोड़ भी सकते हो, मतलब 6 में से आपको कोई 4 ही करने होंगे। फिर हमने फॉस्टर्स देख लिया था कि फॉस्टर कैसे क्रिश्चियन फेथ को दिखा रहा है, डॉक्टर फॉस्टर्स कैसे क्रिश्चियन फेथ को दिखा रहा है। देखो क्रिश्चियन फेथ क्या है, कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियनिटी है वो बिलीव करती है गॉड में, सिन में, इन सब में। और जो डॉक्टर फॉस्टर्स की जो स्टडी है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है एज अ स्टडी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद रेफरेंस टू क्रिश्चियन फेथ। हम डॉक्टर फॉस्टर्स क्या पढ़ रहे हैं, नेक्रोमेंसी पढ़ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी किसी भी रिलीजन से, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन से, किसी भी रिलीजन के अपोजिट में ही जाने वाली है वो चीज़। प्लस उनके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट माइंड में आते हैं, कभी कभी बीच बीच में गुड एंजल और बैड एंजल आ रही है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। प्लस क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स एक रेनेसा फिगर है, रेनेसा मैन है, तो उनका फॉल होना जायज़ है क्योंकि रेनेसा बात करता है ह्यूमन इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, गॉड नहीं है सेंटर में। और जब गॉड नहीं है तो ह्यूमन हैज़ द पावर। अब जब ह्यूमन के पास पावर है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। और जहाँ पे आपने ये सोच लिया कि लिमिट नहीं है एंड यू कैन गो बियॉन्ड द गॉड, तो वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू होता है। इसमें एक लाइन है वो ज़रूर मेंशन करना, सबसे लास्ट लाइन आती है इस ड्रामा के सबसे लास्ट में। एक लाइन बोली गई है, कोरस ने बोली एक लाइन कि जब जब किसी भी पर्सन की जो एम्बिशन है वो ऊपर बढ़ती है, उसकी जो ब्रांचेज ऊपर बढ़ती है ना, उस ब्रांचेस को काट दिया जाता है। उसे कटना पड़ता भी है वैसे, क्योंकि लास्ट में जो डॉक्टर फॉस्टर से उसका डैमिनेशन हो जाता है। तो वो लाइन अगर आपने मेंशन करी ना, मज़ा आ जाएगा। आप याद यकीन रखो, मतलब चाहे आप उसे पैराफ्रेज करके लिखो, लेकिन लिखो ज़रूर उसे, और उसे कहीं ना कहीं नीचे से अंडरलाइन कर दो क्योंकि वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ के अल्केमिस्ट कैसे दिखा रही है आपकी जैकोबियन सोसाइटी को। देखो अल्केमिस्ट ना टोटली अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो ट्रेचरी हो रही है, धोखाधड़ी वाला जो काम है, उसी को शो कर रही है। और उस टाइम पे हमारा जो प्लेग आ रखा था उसका मेंशन भी इसमें कर रखा है, क्योंकि प्लेग आता है 1666 में, 1666 में, 67 में आता है, और उस चीज़ का मेंशन यहाँ पे कर रखा है। अब जब प्लेग आ चुका है, इतने लोग मर चुके हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोग यही सब कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे शो कर सकते हो। वो भी उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट रहा है, उसे कनेक्ट करो, कौन सी लिटरेरी एज में वो प्रोड्यूस हो रहा है उसे कनेक्ट करो। तो जैकोबियन एज में किस तरीके से वो सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है वेटिंग फॉर गोडो, क्या है, एक एब्सर्ड प्ले है, कैसे, क्योंकि एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस की बात कर रहा है मैन की। तो सेम आइडिया वो जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा, लुक बैक इन एंगर को आपको टाइटल सिग्निफाई करना है, ये सिग्निफिकेंस क्या है उसका जस्टिफाई करना है। अब वहाँ से शुरू करो कि लुक बैक इन एंगर मतलब ये कहाँ से लेके आए हम, हमारा जो लिटरेरी मूवमेंट था वहाँ से स्टार्ट कर दो। और टाइटल ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें जो जिमी का कैरेक्टर है वो किस तरीके का है, वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं। अब वो पीछे के उन टाइम को देख रहे हैं जब चीज़ें फ्लरिश हो रही थी, जब चीज़ें उनके हाथ में हुआ करती थी। ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था, चीज़ें सही चल रही थी, सडनली से वर्ल्ड वॉर हो जाता है, ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, पैसे नहीं बचे हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है इतनी ज़्यादा। अब जब आप पीछे पलट के देख रहे हो तो आपके अंदर एक एंगर है, आपने अपनी पोजीशन भी खो दी है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे जस्टिफाई करो। उसका कैरेक्टर का जो मेन हीरो है, हीरो या फिर एंटी हीरो, पता नहीं मैं उसे क्या बोलूँगी, मिसोजिनिस्ट प्ले है वैसे तो ये, पर फिर भी। उसके बाद हम 6 की बात करें तो रेनेसा की बात करनी है कि रेनेसा का क्या रोल रहा है एलिजाबेथन ड्रामा में। रेनेसा में क्या क्या चीज़ें रही हैं, कैसे वो रिवाइवल की बात करते, कैसे क्लासिकल आइडियाज़ टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ा जाने लग गया। रेनेसा के जो आइडिया थे वो डॉक्टर फॉस्टर्स में दिखते हैं कि ह्यूमन इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, गॉड नहीं है सेंटर। अब जैसे कि आपका हैमलेट है, तो हैमलेट हालांकि इस टाइम पे लिखा गया, लेकिन हैमलेट का रेनेसा से उतना कुछ लेना देना नहीं है। बट हाँ कि हैमलेट है तो उसमें मतलब जो उसकी इनएक्टिविटी है, एक्शन ना करने की, वो आप मेंशन कर सकते हो। कोई भी जो ड्रामा है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि ये जितने भी ड्रामा लिखे गए, बीट योर मार्लो, बीट योर शेक्सपियर, सारे रेनेसा टाइम पीरियड पे लिखे रहे थे, है ना, एलिजाबेथन टाइम पीरियड पे लिख रहे थे। तो कुछ तो ऐसा हुआ ना कि सडनली एकदम से ड्रामा बढ़ने लग गया, क्योंकि रीज़न यही है कि इटली से स्टार्ट हुआ रेनेसा, और जब यहाँ हमारे इंग्लैंड तक आया, उनके वहाँ तक आया, तो
उसकी वजह से थिएटर बनने लग गए। पहले थिएटर इतने ओपनली नहीं चलते थे, थिएटर बनने लग गए। काफ़ी सारे थिएटर आप मेंशन कर दो कि कैसे ग्लोब थिएटर बनता है आपका। अलग अलग कंपनियां स्टार्ट होने लग गई, जैसे कि शेक्सपियर हमारे कनेक्ट थे हमारे लॉर्ड चैम्बरलिन मैन से, बाद में उसको किंग्समैन नाम दिया गया। हमारे मार्लो कनेक्टेड थे एडमायरल्स मैन से, तो कंपनी के अलग अलग नाम थे, कंपनियां बनने लग गई, थिएटर बनने लग गए, उनको परफॉर्मेंस मिलने लगी। प्लस इसको ये याद रखना कि जब हमारी एलिजाबेथन एज थी उसी टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ थी, है ना। अब क्वीन एलिजाबेथ एक पेट्रन थी आर्ट की, वो आर्ट को प्रमोट करती थी। अब उन्होंने आर्ट को प्रमोट किया, इसीलिए आप देखोगे कि ड्रामा बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, पहले नहीं था इतना, है ना। तो वो भी एक रीज़न होता है यहाँ पे। फिर आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पेग्मिलियन कैसे एक प्ले है जो डिनाउंस करता है सोशल स्नॉबरी को, क्लास डिस्टिंक्शन को। देखो, स्नॉबरी होती है जहाँ पे आप कुछ जैसे कि घमंड वगैरह होता है ना, प्राइड वगैरह, उन चीज़ों को दिखा रहे हो। क्लास डिस्टिंक्शन आपको पता है हाई एंड लो का। और पेग्मिलियन क्योंकि एक वर्क है जीबी शॉ का, तो वहीं से शुरू करो कि जीबी शॉ बीइंग अ सोशलिस्ट पर्सन, है ना, वो अपनी वही चीज़ें लेके आएंगे, फेबियन सोसाइटी के पार्ट थे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को, सोसाइटी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सेम काम वो अपने प्ले में भी कर रहे, पेग्मिलियन में भी कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका कि रोमांटिक एंड द मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द एलिजाबेथन ड्रामा। वैसे कि यहाँ पे एलिजाबेथन ड्रामा क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, क्योंकि एलिजाबेथन ड्रामा में मॉडर्निस्ट का कोई रोल नहीं था उस टाइम पे, तो मॉडर्निज्म आया भी नहीं था। बट फिर भी अगर आप इसको लिख रहे हो तो आप इसमें 2-3 कैरेक्टर ले सकते हो। जैसे कि अगर रोमांटिक में ले रहे हो तो आप इसमें मिडसमर नाइट्स ड्रीम का कैरेक्टर उठा लो, और अगर आप मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्शन ले रहे हो तो आप हैमलेट उठा लो, क्योंकि हैमलेट का जो जिस तरीके से उसका कैरेक्टर पोर्ट्रेट कर रखा है वो कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म को शो करता है, क्योंकि उसका माइंड क्लियर नहीं है, वो क्या करे या ना करे, इंडिसीजन नहीं ले पा रहा है वो। तो वही सेम चीज़ें हमारी फ्रेगमेंटेशन की भी बात कर रही है, मॉडर्निज्म में भी बात करी है। इंसान के पास नहीं है कोई मुद्दा, तो उसकी जो एक्सिस्टेंशियल है, टू बी और नॉट टू बी, वो करे या ना करे, वो वाली जो लाइन है, तो वो कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म से भी कनेक्ट होती है, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास, तो यहीं पे रहना, कहीं जाना मत, ठीक है। मैं नई वीडियो भी डालूंगी, उसमें हम बात करने वाले मेनली कि कौन सा आपका जनरल क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके जनरल आते हैं। जैसे कि वाला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका जनरल क्वेश्चन है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट की बात हो रखी है ये वाले क्वेश्चन में, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये दोनों जनरल क्वेश्चन है। तो कौन कौन से जनरल क्वेश्चन आते हैं हम उसकी बात करेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।